हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंदर। हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और ये अपना 2 जून का लेक्चर है। कल की क्लास में हमने किया था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कि एक गन में से जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ एक झटका लगता है, पीछे की तरफ जाती है, तो वो किस वेलोसिटी के साथ जाएगी। अगर हमारे पास गन का मास हो, बुलेट का मास हो, बुलेट की वेलोसिटी हो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था। आज एक और क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ। हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए गन ऑफ मास 10 kg recoil with velocity of 2 meter per second. Find velocity of bullet if its mass is 100 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको गन का मास दिया था, बुलेट का मास दिया था और बुलेट की वेलोसिटी दी थी और गन की वेलोसिटी पूछी थी। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बुलेट और गन का मास दे दिया और गन की वेलोसिटी दे दी और आपसे बुलेट की वेलोसिटी पूछ ली। यानी यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर मास ऑफ गन हमारे पास है, मास ऑफ गन है दैट इज 10 किलोग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना है दैट इज 100 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी की डाटा भी किलोग्राम में, तो ये 0.1 किलोग्राम हो गया बेटा। ठीक है, और हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ गन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा है हमें, और निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है। तो आपको पता है पिछले वाले फार्मूला में हमने किया था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ गन किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, यानी मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, मास ऑफ गन mg और वेलोसिटी ऑफ गन vg इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट के बराबर होगा। और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है ना, इसी से आपने फार्मूला बनाया था। वेलोसिटी ऑफ गन बनाने के लिए आपने इस तरफ वेलोसिटी ऑफ गन रख लिया था और मास ऑफ गन को दूसरी तरफ ले जाओ बेटा, इसके नीचे डिवाइड में डाल देंगे तो वही वाला फार्मूला बन गया। उसी फार्मूला को मैंने रीअरेंज करके दूसरी तरफ वापस mg इधर ही रख लिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा है। हमारे पास ये वाला है, हमारे पास ये वाला है, हमारे पास ये वाला है, और हमें ये निकालना है। ठीक है, जिस जिसकी वैल्यू पता है अपने को वैल्यू पुट कर देते। तो मास ऑफ गन दैट इज 10 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज 2 इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.1। इसको 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकता था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि अपने को निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी एक तरफ ले चलते हैं। तो ये था 1/10, क्योंकि 0.1 को 1/10 लिख दिया मैंने बेटा। तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस इधर ले चलता हूँ तो 10 × 2 × 10 भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 ये डिवीजन में चला गया। 1 का डिवीजन कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, 10 × 10
100 और वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 200 माइनस मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर माइनस का मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर कल तो वेलोसिटी ऑफ गन माइनस आ रही थी, आज आपने वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस कर दिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, और ये भी यही है। अगर गन जिस दिशा में जा रही थी, बुलेट उससे अपोजिट दिशा में जाएगी, और ऐसा ही होता है, अपने को पता है। और किस वेलोसिटी के साथ जाएगी? 200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, और मैं वो इजेक्ट वैल्यू के साथ नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस जस्ट डाटा है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम is moving with 500 meter per second and hit a wooden block after penetrating the wood up to 5 centimeter, bullet stop. Find force acting on it. मतलब समझिए, ये कह रहा है कि एक बुलेट है। यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये एक बुलेट थी। हमें क्या दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके इस क्वेश्चन को साथ में हम डाटा भी लिखते चलते हैं। हमें दे रखा है ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, यानी हमें क्या दे दिया? मास दे दिया किसका? बुलेट का। कितना है? 100 ग्राम है। चलो ठीक है जी, चाहे तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिख सकते थे, 0.1 किलोग्राम। ठीक है, चलो लिख लिया। अब ये कह रहा है कि ये बुलेट यहाँ से चलती हुई जा रही है, मूव कर रही है, अभी मूव कर रही है, तो इसकी ये क्या होगी भाई? इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है? 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, हिट ए वुडन ब्लॉक। अब इस यहाँ पर कोई एक लकड़ी का गट्ठा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा था बड़ा सा। ठीक है, ओके, इस लकड़ी के टुकड़े में आके लगी। किस स्पीड से आके लगी? 500 मीटर पर सेकेंड से, और इस बुलेट की मास ये दे रखा है। अब ये इस लकड़ी के टुकड़े में जब जाएगी तो इस अंदर धसेगी। पेनिट्रेट का मतलब इसको चीरना है। ठीक है, इसको चीरते हुए अंदर गई, तो आपको पता है कि लकड़ी के अंदर जाएगी तो ये धीरे होने लगेगी, लकड़ी इसको अंदर घुसने से रोकेगी, और यहाँ आते आते ये बुलेट है वो रुक गई। कितनी अंदर गई? ये दूरी तय की, ये वुड के अंदर कितनी गई, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी डाटा लिख लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस का सिंबल आप एस यूज करते हैं बेटा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हो गया बेटा। ओके, चलिए, आपसे पूछा है कि फोर्स कितना होगा। ओके, एक चीज और है, बुलेट स्टॉप। अब बुलेट स्टॉप का मतलब आपको समझना चाहिए। जैसे ही हम स्टॉप कहते हैं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और ये कौन सी वेलोसिटी है? पहले थी वो इनिशियल कहलाती है, तो बाद में जो हुई वो क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई जी। लो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है फोर्स। चलो ठीक है, अब फोर्स अगर आपको निकालना हो किसी वस्तु का और उसका मास दे रखा हो, तो फोर्स का मास वाला फार्मूला कौन सा होता है बेटा? तो आंसर है सेकंड लॉ कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
फोर्स के बराबर होता है। तो यानी मास तो दे रखा है, हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो फोर्स भी आ जाएगा। यानी फोर्स निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला कितने हो सकते हैं, तो मोशन की इक्वेशन 3 थी और हमारे पास क्या है, u है, s है, v है और हमें a निकालना है। तो ऐसा फार्मूला याद करो जिसमें ये चारों आते हो, तो 3 की वैल्यू है, चौथे की अपने आप आ जाएगी। तो याद करो बेटा, एक फार्मूला होता था v² माइनस u² इक्वल टू 2as, याद है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास s है, तो a अकेला बचा, ये आ जाएगा। चलो बाय पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए v की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस u की कितनी है, दैट इज 500, तो 500 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है 2 का 2, a निकालना है और s कितना है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलो अब इसको a निकालना है तो बाकी चीज़ें एक तरफ ले चलो बेटा, तो माइनस 500 का मतलब स्क्वायर का मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 500, ये 100 इधर डिवीजन में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इधर a रहा और ये जो 2 और 5 है उसको इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा बेटा, 2 और 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 100 इंटू 100 और ये 2 है नीचे, तो आंसर हमारा बचा 500 मल्टीप्लाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 100 इंटू ये 50, दैट इज योर a, ठीक है बेटा, ये हमारा a आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करें तो देखिए मास कितना था, दैट इज 0.1 किलोग्राम यानी 1/10 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ये रहा। तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है यहाँ पर। ये एक्सेलरेशन देखिए बेटा नेगेटिव में आया है। नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन स्पीड को क्या कर रहा था, डिक्रीज। देखिए पहले जो बुलेट थी वो चल रही थी 500 मीटर पर सेकंड से और बाद में ये बुलेट रुक गई है, स्टॉप हो गई। तो ये क्या है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। और ये एक्सेलरेशन यहाँ अगर हम पुट करेंगे, यहाँ -500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, दैट इज -25 और 1 2 3 4 0 बच गई। ये हमारा इतना न्यूटन फोर्स आ गया। अब इसमें भी माइनस आया, इसका मतलब ये फोर्स नेगेटिव आया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इस नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब है, नेगेटिव फोर्स का मतलब है कि आपकी बुलेट इस दिशा में चल रही थी तो फोर्स इसकी उल्टी दिशा में लग रहा था, ठीक है। तभी तो ये बुलेट रुकी भैया। बुलेट को अगर पीछे से कोई धक्का दे रहा होता तो बुलेट तो और तेज हो जाती, यानी बुलेट को रोकने के लिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है उल्टी दिशा के लिए, फिर साइन क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये जो है आपका नेगेटिव साइन आता है बेटा। तो याद रखिए, अगर स्पीड कम हुई है तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और उस एक्सेलरेशन को पैदा करने वाले फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप ये सोल्व करेंगे। अब इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में, अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हमारा एक्सरसाइज सोल्व करना रह जाएगा। और बुक में अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे उसमें कुछ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपको ये खुद से पढ़ना है, ये क्वेश्चन में आ जाएंगे, वहाँ आप इनका आंसर देंगे। अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं आपका डाउट लूँगा। और याद रखिए मैं आपका
थर्ड जून को आपकी लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, लाइव क्लास जूम ऐप पर। तो आप अपने मोबाइल में जूम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जहां हम आपका होमवर्क भेज रहे हैं उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मैं 3 जून यानी आपका पड़ेगा उस दिन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को मैं आपकी लाइव क्लास दूंगा। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके डाउट होंगे, आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है आप उसमें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस डाउट क्लास में हम लाइव जब प्रॉब्लम लेंगे तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। यानी अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपको करना क्या है, आपको NCERT की जो प्रॉब्लम है आपकी बुक में, NCERT प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने हैं खुद से, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो आप मेरे से इस लाइव क्लास में पूछ लेंगे, या फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी का टॉपिक जो अभी आपने इतने दिनों में लिखा है वो समझ में ना आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, यानी आपसे उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें ये बताया गया है, इसको रिवर्स करके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे एप्लीकेशन एक तो है न्यूटन थर्ड लॉ के सिद्धांत पर ही रॉकेट काम करता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ रॉकेट, ठीक है, वर्किंग ऑफ रॉकेट। रॉकेट ये जो होते हैं बेटा इस तरह इसका शेप होता है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ उठते हैं ना, जैसे कि कल ही नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, रॉकेट लॉन्च किया था, सैटेलाइट लॉन्च किया था, रॉकेट की मदद से करते हैं वो। तो स्पेस स्टेशन में 2 लोगों को भेजा है नासा ने, अमेरिका की एक एजेंसी है। तो वो ऊपर की तरफ उठने के लिए, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, उसको आपने ना देखा हो, आप होली दिवाली पर जहाज़ नहीं छोड़ते बेटा, आप उसमें आप यहाँ एक इसकी एक लीड सी दे रखी होती है, उसमें हम जब आग लगाते हैं तो वो जहाज़ ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जब आप इसमें आग लगाते हो तो इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है वो जलता है। रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, तो आपकी जो दिवाली के दिन जहाज चलाते हो तो वो उसके अंदर केमिकल है, वो भी उसका फ्यूल ही है, वो जलेगा तब नीचे की तरफ वो गैसेज छोड़ता है। अब ये गैसेज नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर पर फोर्स लगा रही है, यहाँ जो भी चीज़ थी उस पर ये फोर्स लगा रही है। यहाँ हवा है या ग्राउंड था तो ग्राउंड पे इसने फोर्स लगाया, ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगी तो हवा पर, ये जो इसकी सराउंडिंग में हवा है उस पर फोर्स लगाएगी। तो ये रॉकेट जब गैस छोड़ता है तो ये गैसेस यहाँ के इसके चारों ओर के वातावरण पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये रॉकेट की गैसेज ने, यानी रॉकेट ने, रॉकेट का हिस्सा है ये गैसेज, रॉकेट ने बाहर के वातावरण पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो वो वातावरण इस पे क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। और ये जो इस इन्वायरमेंट का जो रिएक्शनल फोर्स है वो इस रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। तो जैसे ये गैसेस बंद हो जाएगी तो ये फोर्स लगाना बंद कर देगा, तो इन्वायरमेंट भी इस पे फोर्स लगाना बंद कर देगा। इसीलिए तो आप जो जहाज छोड़ते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी ऊपर जाके वो जब पूरा उसका ईंधन जल जाता है, फ्यूल इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है, बारूद जो भरा होता है, वो जब जल जाता है तो उसके बाद वो फिर ऊपर जाना बंद कर देती है, और ग्रेविटी की वजह से वो फिर वापस आके नीचे गिर जाती है। अगर इसके अंदर इतना इनफ फ्यूल हो कि वो ऊपर जाती रहे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बाहर चली जाएगी तो फिर वो वापस नहीं आएगी। वो चीज़ें मैं आपको +1 में करवाऊंगा कि किस तरह अंतरिक्ष में जाया जाता है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये रॉकेट इसी सिद्धांत पे काम करता है बेटा। आप जहाज़ ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर भी ऊपर उठता है तो इसी तरह करता है। जहाज़ भी जो है वो आगे बढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कि इस तरह कुछ विंग्स से होते हैं जहाज़ के। मैं अगर जहाज़ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इस तरह की जहाज़ अगर हम इमेजिन करते हैं तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पर इंजन लगे होते हैं इसमें, आप यहाँ पर जो इंजन लगे, ठीक है ना, और वो इंजन क्या है, पीछे की तरफ यहाँ ऐसे कैसे छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो इंजन की गैस है, इसने
यहाँ की गैस, यहाँ की जो हवा है उसको पीछे की तरफ धकेला, तो इस हवा ने इस जहाज़ को आगे की तरफ धकेला। वाई? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो वो उल्टा आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। आपको अगर ये सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पे देखना है तो मान लीजिए ये एक दीवार है। आपके घर में अगर एक चेयर पड़ी हो, मान लीजिए ये एक चेयर है। कौन सी चेयर बेटा? जिसके नीचे टायर लगे होते हैं। ऐसी कोई चेयर हो, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, और आप इस पे बैठ जाइए। आप इस पे बैठ गए, ठीक है, आप इस पे बैठे हो और आपने इस दीवार को धक्का दिया। इस चेयर पे बैठे हो और आपने इस दीवार को धक्का दिया, तो आप क्या देखेंगे? आपकी चेयर पीछे की तरफ जाएगी। ऐसा होगा। आपने दीवार को धक्का दिया तो आपकी चेयर पीछे की तरफ चली गई। आपकी चेयर को पीछे किसने धकेला? क्या आप खुद के फोर्स ने? तो आंसर है नो। आप इस चेयर पे बैठे हैं तो आप खुद इस चेयर को फोर्स लगा के चेयर को नहीं चला सकते। आपने दीवार को धक्का दिया, फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया इस दिशा में, तो बदले में इस दीवार ने आप पर फोर्स लगाया उल्टी दिशा में, उतना ही फोर्स। आपने एफ लगाया तो दीवार ने भी एफ लगाया, यानी आपकी जो चेयर पीछे की तरफ चली वो इस दीवार के रिएक्शनल फोर्स की वजह से चली। आप करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दीवार का रिएक्शनल फोर्स था जिसकी वजह से ये चेयर पीछे की तरफ जाती है। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इम्पैक्ट्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ के, जो आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो इस तरह अपना ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। आपको जस्ट करना है क्या? पहले अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पूरा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है आप उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। डाउट जो रहेंगे वो मैं आपका लाइव क्लास मैंने बता दिया 3 जून को लेने जा रहा हूँ पहली। अगर उस क्लास में जितने भी डाउट रह जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में पूरे कर पाएँ, अगर रह जाएंगे तो आप अगली क्लास लेंगे। यानी जब तक आपके इस चैप्टर में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कुछ भी पूछना है, तब तक मैं अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। जब आप कहोगे कि सर ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया, सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, तभी हम अगला करेंगे। तब तक हम अब आपकी मैं लाइव क्लास से डाउट लूँगा, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है आपका। अब जो आपके डाउट हैं वो लाइव क्लास में दीजिए, और जूम ऐप आप सभी बच्चे अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उस दिन 10 बजे के करीब मैं क्लास रखने वाला हूँ, मैसेज आ जाएगा मोस्ट प्रोबली। मैं आपका सुबह 10 बजे क्लास लेने वाला हूँ। जो बच्चा लाइव क्लास में नहीं आएगा वो थोड़ा सोच लेना, ठीक है। क्योंकि अगर लाइव क्लास आपके डाउट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, और पढ़ नहीं रहे हो तो फिर मैं आपको लेक्चर क्यों भेज रहा हूँ? तो इसका मतलब आपको लेक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी क्लास से बाहर रहेंगे, ठीक है। जो लाइव नहीं आएंगे, जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, वो अब आगे से अब मेरा लेक्चर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मैं उनको मेरे ग्रुप में से ब्लॉक कर दूंगा, मैं उनको लेक्चर शेयर नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क कीजिए। हैव ए नाइस डे।